Hi, this is Prateek Shivalik and welcome to our CTET online preparation course. इस वीडियो में हम साइंस और उसकी पेडागोजी को समझने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरी है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब बताएंगे और हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं साइंस में, ये हम आपको बताएंगे। साइंस का जो पोर्शन है वो पेपर 2 में आएगा। जैसा कि अगर आपको पता हो, उसमें आपसे टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि पेडागोजी ऑफ साइंस जो है उसमें से 10 क्वेश्चंस होंगे और जो बाकी 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपकी नॉलेज ऑफ साइंस से होंगे, कंटेंट ऑफ साइंस से होंगे और इनका सिलेबस अलग अलग मेंशन किया हुआ है सीबीएसई ने। पेडागोजी ऑफ साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हालांकि इसके मार्क्स कम हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में ये मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। इसके अंदर नेचर क्या है साइंस का, स्ट्रक्चर कैसा है साइंस का, नेचुरल साइंस क्या है, उसको साइंस को पढ़ाने के क्या एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब है इसमें। इसके अलावा कि कैसे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइंस को, उनकी अंडरस्टैंडिंग हम कैसे एज अ टीचर हेल्प कर सकते हैं साइंस की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में और कैसे उनको सिखा सकते हैं और उनमें समझ इस बात की विकसित कर सकते हैं कि वो साइंस को अप्रिशिएट कर सकें। इसके अलावा साइंस को पढ़ाने की बहुत सारी अप्रोचेस, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच है और इसके अलावा और भी बहुत सारी अप्रोचेस हैं साइंस को पढ़ाने की, उस वो भी पेडागोजी के अंदर है। साइंस के बहुत सारे मेथड, साइंटिफिक मेथड जिसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी मेथड हैं, वो साइंस की पेडागोजी में शामिल किए गए हैं कि हम उनका यूज करें और उनका यूज करके स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाएं। इसके अलावा टेक्स्ट मटेरियल और टीचिंग एड्स का कैसे यूज किया जा सकता है, जो टेक्स्ट बुक है उसका कैसे यूज किया जा सकता है क्लासरूम में, टीचिंग एड्स का कैसे यूज किया जा सकता है क्लासरूम में और क्यों वो यूजफुल हैं, टीचिंग एड्स कैसे यूजफुल हैं, इसकी पूरी डिटेल में हम पूरी सबकी चर्चा करेंगे जब हम क्लासेस में इनको लिया करेंगे। आज बस बहुत आपको बेसिक बातें हम यहाँ बता रहे हैं। सिलेबस के जो बाकी टॉपिक्स हैं उनमें जैसे कि डोमेन्स होती हैं सीखने की, लर्निंग की डोमेन्स होती हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। इन डोमेन्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये सिलेबस में मेंशन भी है। साइंस को पढ़ाते हुए लैंग्वेज का क्या रोल है, ये भी काफी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि कभी कभी भाषा की वजह से बच्चे भाषा नहीं समझ पाते, इसलिए बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। तो भाषा के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि उसको सरल रखा जाए, ताकि और सरल और उनकी आयु के अनुसार रखा जाए, जिससे कि बच्चों को विषय को सीखने में दिक्कत ना हो भाषा की वजह से। अगर भाषा आसान है और फिर विषय सीखने में दिक्कत आ रही है, मतलब विषय में कुछ समस्या है। पर अगर विषय सिर्फ इसलिए बच्चे नहीं सीख पा रहे कि भाषा ही कठिन है, तो फिर तो बहुत एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम है। तो किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली साइंस में, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहता है कि कैसी लैंग्वेज यूज की जाए टेक्स्ट बुक में और स्टडी मटेरियल में, ताकि बच्चों को साइंस सीखने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा साइंस सीखते हुए क्या क्या समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं साइंस टीचिंग में, साइंस को सिखाते हुए हम जब बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को क्या समस्याएं आ सकती हैं, या बच्चे जब खुद सीख रहे होते हैं विज्ञान तो क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेडागोजिकल इश्यू है इसमें। इसके अलावा जब बच्चे साइंस पढ़ते हैं तो क्या एरर्स वो करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, या क्या उनके मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं विज्ञान के तथ्यों को या कॉन्सेप्ट्स को लेकर, ये भी पेडागोजी के अंदर आता है। और सबसे आखिर में जो कि सभी विषयों के लिए इम्पोर्टेंट है और सीडीपी में भी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी आता है, वो है इवेल्युएशन, कि विज्ञान को पढ़ाते हुए हम कैसे इवेल्युएशन करें, हम कैसे बच्चों की जांच करें, कैसे मूल्यांकन करें बच्चों का, विद्यार्थियों का, कि उनको जो हम विज्ञान में पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर नहीं आ रहा है, जो कि हमें डायग्नोस्टिक और टीचिंग से पता चलेगा, तो हम कैसे फिर उसकी रिमेडी कर सकें, कैसे उनको सिखा सकें जो कि वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो ये सब विज्ञान की पेडागोजी, टीचिंग ऑफ साइंस की जो पोर्शन है 10 नंबर का जो है, उस सब में ये सब सिलेबस में है। अब अगर बात करें विज्ञान की कंटेंट की या नॉलेज वाली पार्ट की, तो उसमें बहुत कम मेंशन किया हुआ है,
जो कि मेंशन किया हुआ है वो है फूड। फूड के ऊपर उन्होंने बताया सोर्सेस ऑफ फूड की फूड के क्या स्रोत हैं खाने के भोजन के और क्या क्या कंपोनेंट हैं। क्लीनिंग ऑफ फूड है, ये पहला टॉपिक है फूड। इसके अलावा सेकंड है मटेरियल ऑफ डेली यूज, जिसमें कि मेटल्स नॉन मेटल्स आता है, एसिड बेसिस आते हैं, बहुत कुछ आता है जिन पे क्वेश्चन आते हैं तो आइडिया पड़ता है कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या और शामिल किया जा सकता है। थर्ड इसमें टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि हमारा सजीव जगत है उनकी कैसी दुनिया है, उसके अंदर क्या क्या आता है। उसके अंदर हमारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा मूविंग थिंग्स एंड पीपल्स, मतलब मोशन की बात की, गति की बात की कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी गति कैसी होती है, गति के क्या प्रकार हैं और बहुत सारी चीजें, दूरी कैसे नापते हैं, इसमें मेजर कैसे करते हैं, इस तरह की चीजें आई हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हाउ थिंग्स वर्क, वस्तुएं जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे कार्य करती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट की बात की गई है तथा चुंबक और मैग्नेट की भी बात की गई है। इन पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं पिछले सीटेट में अगर देखा जाए। इसके अलावा नेचुरल फेनोमेना, जो कि हमारे नेचर में घटनाएं होती हैं, जैसे कि रेनबो, इंद्रधनुष होता है, या जल चक्र है, बारिश होती है, या बादल आते हैं, बिजली चमकती है, इस तरह की घटनाएं जो हैं जो हमारे नेचर में होती हैं, जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो शामिल की गई हैं सिलेबस के अंदर। इसके अलावा सबसे आखिर में नेचुरल रिसोर्सेज शामिल किए गए। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो कि नेचर से हमें स्रोत मिले हैं, ऊर्जा के स्रोत, सूर्य हो गया, पृथ्वी, अग्नि, जल है और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो शामिल की गई हैं इसमें वो हैं। तो अगर सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस बहुत ही वेग है, जिसमें कि ये डिटेल में नहीं बताया गया कि क्या क्या जो टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, उनके अंदर और क्या क्या शामिल किया जा सकता है। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि नॉलेज वाला जो पार्ट है, जो कि कंटेंट नॉलेज वाला पार्ट है, पेडागोजी वाला पार्ट नहीं, सिर्फ नॉलेज वाला पार्ट, उसके लिए 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो काफी हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं अगर पिछले पेपर देखा जाए। हालांकि सिर्फ उन्हीं से नहीं आ रहे हैं, हायर क्लासेस 9, 10, 11, 12 से भी एक दो क्वेश्चन मिले हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चन 6 से लेके 8th क्लास। तो अगर ये 3 पुस्तकें, ये 3 किताबें कोई पढ़ ले बहुत अच्छे से, तो वो जो 20 नंबर वाला सेक्शन है नॉलेज ऑफ साइंस वाला, उसमें काफी हद तक कवर किया जा सकता है, पर पूरी तरह तो कवर नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स को जो कि हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। और पेडागोजी वाले पोर्शन में सिलेबस जो है वो किसी एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है कि एक बुक में आपको सारा सिलेबस मिल जाए। तो इसके लिए उसके लिए भी हमारे पास नोट्स हमने बनाए हुए हैं और क्लासरूम में भी हम डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों के लिए सिलेबस हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब जरा हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, पेडागोजी के एक छोटे से टॉपिक की साइंस में, कि मेथड्स क्या क्या हैं साइंस टीचिंग के। जब हम साइंस पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से मेथड क्लास में यूज कर सकते हैं जिससे कि बच्चों को समझ में आए। क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग तरह से सोचते हैं, सभी का सीखने का तरीका अलग अलग है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। किसी एक मेथड से अगर हम विज्ञान पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि कुछ ही बच्चों को समझ में आए, सभी को समझ में ना आए। तो इसलिए एक टीचर से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से विज्ञान को पढ़ाने की कोशिश करे, ताकि कक्षा में सभी बच्चे, क्योंकि अलग अलग हैं, सभी को विज्ञान का जो भी कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं वो समझ में आए। तो यहाँ पे एक बहुत लंबी सी लिस्ट दे रखी है, अगर आप देखें कि किन किन मेथड से हम पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि आसान से कठिन की तरफ हम जाएं। पहले हम आसान आसान चीजें पढ़ाएं, वो वस्तुएं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता है कुछ कुछ, उनकी हम बात करें, और उसके बाद उन चीजों पर जाएं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता है। इसके अलावा शोइंग देम डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब उनको वीडियोस हम दिखाएं साइंस की, और उनको कहानियां सुनाएं साइंटिस्ट की, या फिर कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, जैसे कि चुंबक को कैसे खोजा गया वो कहानी बताएं, या फिर चुंबक का यूज करके कैसे विज्ञान ने प्रगति की, या और इस तरह की कहानियां जो हम उनको सुनाएंगे तो उन विज्ञान को लेकर उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट विज्ञान में आएगा, और फिर वो बहुत ध्यान से विज्ञान को लेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर हम डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं तो भी उनकी दिलचस्पी उसमें बढ़ती है, क्योंकि वो कलरफुल
डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियोस से सीखना उनको ज्यादा पसंद आता है, बजाय कि लेक्चर मेथड से कि कक्षा में एक टीचर खड़ा हो जाए और पूरा लेक्चर देता रहे। वो स्टूडेंट्स को इतना समझ में नहीं आता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अप्रोच, क्योंकि विज्ञान में मुख्यतः विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। पर होता क्या है, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, कोई भी अलग अलग बिल्कुल अलग नहीं है दूसरे से। तो इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच सजेस्ट की जाती है, मतलब कि हम तीनों को साथ में लेकर पढ़ाएं। हम अगर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो हम बताएं कि बायोलॉजी में भौतिक विज्ञान का कैसे योगदान है, या बायोलॉजी का भौतिक विज्ञान में कैसे योगदान है, और एक दूसरे को ये किस तरह से प्रभावित करते हैं। इसी तरह से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों आपस में एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये जब हम बताएंगे तो इसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। अब बहुत सारे और मेथड है जिसमें आता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी मेथड, जैसा कि सिलेबस में भी मेंशन किया गया था कि ऑब्जर्वेशन ये साइंटिफिक मेथड है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना किसी भी वस्तु का, जैसे कि रेनबो को बहुत अच्छे से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंद्रधनुष को, और फिर हम पैटर्न और उसके कलर्स बताते हैं कि अच्छा उसका जो आकार होता है वो एक धनुष के समान होता है, मतलब गोल एक कर्व में होता है, आर्क होती है, वक्र होता है वो, और उसका रंग जो होते हैं उसके अंदर 7 रंग होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन से हम जान पाएंगे। फिर एक्सपेरिमेंट मेथड है, ये उनके लिए ज्यादा उपयोगी होता है जहां पे किसी थ्योरी को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते पर उसको हम टेस्ट कर सकते हैं लैब के अंदर। तो लैब के अंदर हम किसी थ्योरी को टेस्ट करें तो वो एक्सपेरिमेंट मेथड हो जाता है। जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये एक नियम है प्रकाश का, या उसका एक गुणधर्म है, मगर हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लैब में एक्सपेरिमेंट करना होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। उसका हम एक्सपेरिमेंट से वेरिफिकेशन करेंगे और स्टूडेंट्स को दिखाएंगे वेरीफाई करके, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा विज्ञान में। और एक्सपेरिमेंटल मेथड साइंटिफिक मेथड भी है, जिससे कि फायदा होगा स्टूडेंट को साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में। इसी तरह से डिस्कवरी मेथड, जहां पे वो विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो खुद नियमों को ढूंढें या सिद्धांतों को ढूंढें। तो डिस्कवरी मेथड में आप यही डिस्कवरी में मान सकते हैं कि स्टूडेंट को कोई चीज नहीं पता, जैसे कि मोमबत्ती जो होती है, जो उसकी लौ होती है वो गर्म होती है, तो ये स्टूडेंट्स कैसे पता कर सकते हैं कि वो गर्म होती है। तो ये कर सकते हैं कि उस लौ के ऊपर एक चम्मच में कुछ ऐसी चीज रखें जो कि पिघल जाए, जैसे कि जमा हुआ घी चम्मच में रखें और उस चम्मच को मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखें, तो स्टूडेंट देखेंगे कि घी पिघल गया। उससे उनको पता चलेगा अच्छा लौ जो होती है उसमें ऊष्मा होती है, वो गर्म होती है। तो ये उन्होंने डिस्कवरी करी एक। तो ऐसे छोटी छोटी डिस्कवरी मेथड हम क्लासरूम में कराएं, एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे हम क्लासरूम में कराएं, ऑब्जर्व करने के लिए उन्हें कहें, तो इन प्रकार से बच्चे विज्ञान को सीख सकते हैं और उनका इंटरेस्ट इसमें विज्ञान में बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की, जो कि एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि कोई समस्या है जिसका समाधान विद्यार्थियों को करना है, जैसे कि आजकल या किसी समय जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बहुत ज्यादा मच्छर हो जाते हैं। तो ये एक समस्या है कि मच्छरों की जनसंख्या क्यों बढ़ जाती है इस मौसम में, बारिश के मौसम में। तो ये एक समस्या है जिसका समाधान या जिसके बारे में विद्यार्थियों को जानना है, तो उनको ये छूट दी जाए कि वो खुद डिस्कवरी मेथड का यूज करें कुछ, या एक्सपेरिमेंट करें या ऑब्जर्वेशन का यूज करें, और फिर जाने क्योंकि उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, कि मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोका जा सकता है बारिश के मौसम में। तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें कि किसी भी ऑब्जर्वेशन का या एक्सपेरिमेंट का या डिस्कवरी मेथड का यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की। ग्रुप में बच्चों को, विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट बनाने को दिए जाएं। प्रोजेक्ट बनाने को जैसे कि हम बच्चों को दूरबीन बनाने के लिए दे दें कि ठीक है आप दूरबीन बना के लाइए, और उनको पहले सिखा दिया जाए या बता दिया जाए कि उनको क्या क्या मटेरियल यूज करना है। तो जब वो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इससे उनकी जो बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल्स होते हैं, अपने शरीर का क्षमता का विकास करने वाले जो स्किल्स होते हैं वो डेवलप होंगे। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसमें कि कुछ बनाना ना हो पर कुछ
सिद्धांत को डेवलप करना हो, जैसे कि प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, इस पर बच्चों को कोई प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाए कि इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो इस तरह की जब हम प्रोजेक्ट देते हैं तो इससे बच्चों को सीखने में, अपने आप सीखने में बहुत मदद मिलती है, और एक बहुत सारी नॉलेज वो एक साथ ले सकते हैं जो कि उनको आगे जाके बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये भी एक साइंटिफिक मेथड है ग्रुप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाला, तो इसका भी हम अगर यूज करें क्लासरूम में तो हमें बहुत फायदा होगा एज अ टीचर, और बच्चों को भी बहुत फायदा होगा एज अ स्टूडेंट विज्ञान को सीखने के लिए। अब हम बात करें फील्ड ट्रिप की। फील्ड ट्रिप या सर्वेस की, मतलब सर्वे जैसे कि बच्चों को दिया जाए कि वो पता करें कि उनके आसपास कितने लोग जो हैं वो उनकी कॉलोनी में अगर 100 घर हैं तो उनको बोला जाए कि जाओ उन 100 घरों में पता करो कि कितने लोग डेंगू से पीड़ित हैं। तो एक सर्वे हो गया, फिर वो उसमें पता करें कि कैसे डेंगू हो गया, इस तरह की बातें। तो ये एक सर्वे है। इस तरह से बच्चों को डाटा कलेक्शन के जो स्किल्स होते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करने की जो स्किल्स होते हैं, वो सीखने में मदद मिलेगी। और फील्ड ट्रिप की बात करें, फील्ड ट्रिप जैसे कि हम बच्चों को कहीं लेके जाएं, किसी साइंस म्यूजियम में या किसी आर्ट किसी सॉरी म्यूजियम में, साइंस का हो चाहे या कोई और म्यूजियम, साइंस से रिलेटेड कोई भी म्यूजियम में या साइंस से रिलेटेड किसी नेशनल पार्क में लेके जाएं, तो बच्चे अपने आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकेंगे। उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स में, जो उनके अवलोकन के स्किल्स होते हैं, उनमें उनको बहुत मदद मिलेगी। तो फील्ड ट्रिप से वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सकते हैं चीजों का, क्योंकि अगर मान लीजिए आप उनको तारामंडल दिखाने के लिए किसी म्यूजियम में लेके जाते हैं, वहां पे दूरबीन, एक बहुत बड़ी दूरबीन लगी हुई है, वो दूरबीन में देखते हैं तारामंडल या चांद को देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे से डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में उनको बहुत मदद मिलती है, जो कि सीखने में उनको बहुत सहायता करता है, बहुत हेल्प मिलती है उनको सीखने के लिए। फील्ड ट्रिप्स और सर्वेस का भी हम यूज कर सकते हैं विज्ञान को पढ़ाने के लिए। अब अगर हम बात करें कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग थिंग्स, तो ये एनालिटिकल स्किल्स जो होते हैं उनमें बहुत मदद मिलेगी कि दो चीजों को कंपेयर किया जाए कि 2 ग्लास हैं, ग्लास के अंदर एक के अंदर कोई तेल डाल दिया, दूसरे के अंदर कोई दूसरा तेल डाल दिया, अब उन दोनों के रंग में क्या फर्क है। उन दोनों के अंदर हम कोई चीज डालते हैं, जैसे कि हमने पत्थर डाला, और देखते हैं कि किस ग्लास के अंदर पत्थर जल्दी नीचे सतह पे जाके बैठ जाता है और किस में धीरे धीरे सतह पे जाके बैठता है। तो इससे उनको कंपेयर और कंट्रास्ट करने में, मतलब क्या उनमें समानताएं हैं या क्या विभिन्नताएं हैं किन्हीं 2 चीजों में या 3 चीजों में, ये वाले उनकी क्षमताएं जो है वो विकसित होंगी। तो ये बहुत ऑब्वियसली हमारा एम क्या है साइंस पढ़ाने का, बहुत सारी क्षमताएं जो साइंटिफिक वैज्ञानिक क्षमताएं हैं उनका विकास करना। तो उनके विकास के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे इतनी लंबी लिस्ट है, इसमें से आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अगर टॉपिक ऐसा है जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है तो हम एक्सपेरिमेंट करवाएंगे बच्चों से, या टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चे, अगर जैसे कि तारामंडल वाला है या सौर मंडल वाला है, तो उसमें तो फील्ड ट्रिप वाला या प्रोजेक्ट वाला मेथड ज्यादा अच्छा है या ऑब्जर्वेशन मेथड ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे मेथड अच्छे हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर मेथड किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप यूज कर सकें। आपको अलग अलग मेथड यूज करने होंगे, तब भी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग है, हर टॉपिक अलग अलग है, हर टॉपिक को समझाने का तरीका अलग अलग है और हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग अलग है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इस मेथड, जो बहुत सारे मेथड्स हैं उन पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ शोइंग अ सैंपल ऑफ मेडिसिन लेबल इन साइंस टेक्स्ट बुक इज टू। वो पूछ रहे हैं कि एक साइंस की टेक्स्ट बुक में मेडिसिन का, दवाई के ऊपर जो लेबल लगा होता है वो दिया हुआ है, तो ये क्यों दिया होगा। पहला है गिव स्टूडेंट एन आइडिया ऑफ मेडिसिन, पहला है कि स्टूडेंट को उस दवाई के बारे में आइडिया हो सके, उसके बारे में वो जान सके। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड देम द नॉलेज ऑफ वेरियस एब्रिविएशन यूज्ड इन द लेबल। दूसरा है कि लेबल के अंदर जो बहुत सारे छोटी छोटी टर्म्स दी होती हैं बड़ी टर्म्स के लिए, लाइक एक शब्द बहुत सारे शब्दों को छोटा करके लिखा होता है, उसके बारे में वो जान सकें। तीसरा है एनहेंस द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट टू अराइव एट कंक्लूजन, कि विद्यार्थियों के कंक्लूजन पर पहुंचने के जो स्किल्स हैं उसको हम बढ़ा सकें। और चौथा है गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द रियल इंफॉर्मेशन एंड डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चौथा, गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रियल इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे मेडिसिन का लेबल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो एक रियल इंफॉर्मेशन उनको दी हुई है जिससे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं और उससे उनके डेवलपमेंट होगा ऑब्जर्वेशन के स्किल्स में। बाकी तीन ऑप्शन सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर जो चौथा ऑप्शन है वो हमेशा सही होगा, इसलिए हम चौथे ऑप्शन को सही मानते हुए मार्क करेंगे अपने आंसर को। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ट बाय। वो पूछ रहे हैं कि सीड जर्मिनेशन हमें पढ़ाना है कि जो बीज होते हैं उनमें अंकुरण कैसे होता है वो हमें पढ़ाना है, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज करें जो कि बेस्ट होगा। तो पहला वो कह रहे हैं शोइंग जर्मिनेटेड सीड टू क्लास एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, ये मेथड सही हो सकता है। दूसरा है प्रेजेंटिंग द जर्मिनेशन स्टेज थ्रू ड्राइंग ऑन बोर्ड, ये भी सही हो सकता है। तीसरा है आस्किंग द स्टूडेंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सॉ सीड्स, ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस एंड ड्रॉ देम, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट से ही सारा काम करवाया है, तो ये भी सही हो सकता है। चौथा है शोइंग फोटोग्राफ ऑफ सीड जर्मिनेशन, ये भी सही हो सकता है। तो अब यहाँ पे समस्या आती है स्टूडेंट को कि कौन सा मेथड सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है समझने में। ये सीटेट में जो हम पेपर दे रहे होते हैं तो उस टाइम हमें बहुत ध्यान से सोचना होता है कि हम किस पे मार्क करें और वो सही हो। तो पहला सही है, दूसरा सही है, यहाँ पे चारों ही सही है, पर जो तीसरा ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, तो यहाँ पे स्टूडेंट खुद करके देख रहे हैं सीड को वो, और इसके बाद वो ऑब्जर्व उसकी स्टेजेस, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस जिसमें सीड का जर्मिनेशन होता है वो देख रहे हैं, और उसके बाद वो उसको ड्रॉ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट के बहुत सारे स्किल्स एक साथ डेवलप हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। जब वो ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट स्टेजेस को, जब वो खुद इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो ये एक साइंटिफिक मेथड है सीखने का, खुद करके देखने का। और फिर जब वो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उससे या फिर उसकी ड्राइंग बनाएंगे, तो उनके और ड्राइंग स्किल्स या बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सबसे अधिक सही माना जाएगा बजाय कि बाकी अदर ऑप्शन से। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, जो साइंस पढ़ाने के विभिन्न तरीके हैं। यहाँ पे पूछा गया प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ साइंस इज सूटेड मोस्ट टू। पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट मेथड किस लिए सूट करता है, किस लिए सबसे अच्छा हो सकता है साइंस पढ़ाते हुए। प्रोजेक्ट मेथड का अगर हम यूज करें तो वो क्या करने में हमारी मदद कर सकता है। पहला है प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन साइंस, ये तो है ही, हम साइंस पढ़ाना चाह रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो सिखाए, तो ये सही ऑप्शन है। दूसरा है एनहेंस न्यूमेरिकल एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट, प्रोजेक्ट में अगर कुछ ऐसा है जहां पे स्टूडेंट को डाटा कलेक्ट करके उनकी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो है उनकी वो भी सुधरेंगी, वो भी और अच्छी होंगी। तीसरा है स्ट्रेंथन रीजनिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, ये भी सही हो सकता है। चौथा है प्रमोट साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग, तो ये भी सही है। यहाँ पे भी चारों ऑप्शन सही है, तो यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन से आंसर पे हम टिक करें, कौन से आंसर को हम सेलेक्ट करें कि हमारा पेपर में आंसर गलत ना हो। तो यहाँ अगर हम देखें जो चौथा ऑप्शन है प्रमोट साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के अंदर सब कुछ आता है। साइंटिफिक मेथड के अंदर पहला ऑप्शन आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइंस। साइंटिफिक मेथड के अंदर दूसरा ऑप्शन भी आता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज भी स्टूडेंट की बढ़ रही हैं। साइंटिफिक मेथड के अंदर तीसरा भी आता है कि रीजनिंग स्किल्स भी बढ़ रहे हैं। तो साइंटिफिक मेथड तो है ही, प्रोजेक्ट मेथड एक साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर सब कुछ आता है। तो यहाँ पे हम चौथा जो ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसने पहले जो तीन ऑप्शन है उनको अपने अंदर समाहित कर रखा है, उसके इंक्लूड है। पहले तीन ऑप्शन जो है चौथे ऑप्शन में इंक्लूड हो रखे हैं, तो चौथा ऑप्शन जो है वो सबसे अधिक सही माना जाएगा कि साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग को प्रमोट करता है प्रोजेक्ट मेथड, और जिसके अंदर पहले तीनों ऑप्शन भी आते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी होता है बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं, हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो या तीन ऑप्शन सही हो या दो ऑप्शन सही हो, तो हमें बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और देखना होता है, सोचना होता है, समझना होता है कि कौन से आंसर को हम मार्क करें कि हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो जाए। तो ये था साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए। बाकी आप फोकस रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। आप हमारी वेबसाइट www.ctet.net.in पे हमें विजिट कर सकते हैं।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे हमारे ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हैं, सीटेट स्टडी ग्रुप पे, और हमारा फेसबुक पेज है ctet.net.in। इस पे आप लाइक करके सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम पोस्ट करते रहते हैं सीटेट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, वो आप जान सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था हमारी तरफ से बियॉन्ड टीचिंग के साथ पार्टनरशिप में। अब हमारे बाकी वीडियोस देखने के लिए आप इसी वेबसाइट पे और वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपको सीटेट के लिए बेस्ट विशेस, आप प्रिपरेशन करते रहिए।